हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज आगे भी ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस आईसीएससी एंड आईएससी के लिए तुम्हें इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ग्रामर रूल्स की जो तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशनल सेंटेंसेस में काम आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये जो तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये है आईसीएससी क्लास 9 एंड 10 इंग्लिश लैंग्वेज रेफरेंस बुक का एक छोटा सा पार्ट जहाँ पर हमने दिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के लिए आईसीएससी क्लास 9th एंड 10th के लिए। तो इस वीडियो में मैं इस बुक में दिए गए पहले 10 रूल्स को डिस्कस करूँगा। ये रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए और इससे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये इस बुक का बस एक छोटा सा पार्ट है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है कि तुम्हें डिस्पाइट, नॉटविथस्टैंडिंग और इंस्पाइट ऑफ को कैसे यूज़ करना है। तो देखो, डिस्पाइट और नॉटविथस्टैंडिंग का दोनों का सेम रूल है कि ये दोनों फॉलो होंगे या तो किसी नाउन से या प्रोनाउन से या फिर एक जेरेंड से। जेरेंड मतलब जिन वर्ड्स के एंड में आईएनजी आता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग। तो जिन भी वर्ड्स के एंड में आईएनजी आता है उनको हम जेरेंड कहते हैं। तो ये रूल याद कर लो कि डिस्पाइट या नॉटविथस्टैंडिंग दोनों फॉलो होंगे या तो नाउन से या प्रोनाउन से या फिर एक जेरेंड से। दोनों वर्ड्स के लिए सेम रूल है। और यही सेम चीज़ इंस्पाइट ऑफ के लिए भी है। इंस्पाइट ऑफ भी फॉलो किया जाएगा या तो नाउन से या प्रोनाउन से या किसी जेरेंड से। और तुम ये सोचोगे कि अगर ये तीनों ही वर्ड्स डिस्पाइट, नॉटविथस्टैंडिंग और इंस्पाइट ऑफ फॉलो होंगे नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड से तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है। इनको मैंने अलग अलग 2 पॉइंट्स में क्यों लिखा है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि डिस्पाइट और नॉटविथस्टैंडिंग वर्ड्स का दोनों का सेम मीनिंग है लेकिन इंस्पाइट ऑफ का मीनिंग अलग है। अभी तुम आगे देखोगे कि जब किसी सेंटेंस में हम डिस्पाइट या नॉटविथस्टैंडिंग यूज़ करते हैं तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, लेकिन अगर मैं इंस्पाइट ऑफ यूज़ करूँगा तो सेंटेंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तुम सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि डिस्पाइट और नॉटविथस्टैंडिंग बेसिकली सेम वर्ड है और इंस्पाइट ऑफ एक अलग वर्ड है। ठीक है, अब नीचे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसे कि मैं डिस्कस किया कि डिस्पाइट और नॉटविथस्टैंडिंग को हम फॉलो करेंगे या तो किसी नाउन से या फिर वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी मतलब जेरेंड, बेसिकली आईएनजी वर्ड्स की बात हो रही है। और नाउन की जगह पे कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। तो इसी रूल को बेसिकली स्ट्रक्चर के फॉर्म में नीचे लिख दिया है कि डिस्पाइट और नॉटविथस्टैंडिंग फॉलो होंगे नाउन से या प्रोनाउन से या फिर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म वाले वर्ड्स यानी कि जेरेंड। और सेम चीज़ है इंस्पाइट ऑफ के लिए भी, सेम स्ट्रक्चर। तो डिस्पाइट, नॉटविथस्टैंडिंग और इंस्पाइट ऑफ का दोनों का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन ओवरऑल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों के लिए अलग है। अब वो हम नीचे देखते हैं। देखो, अब तुम्हें एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क कॉमा ही फेल्ड। दूसरा एग्जाम्पल देखो, नॉटविथस्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क कॉमा ही फेल्ड। अब इन दोनों सेंटेंसेस का एक ही मीनिंग है अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो, कि उसके हार्डवर्क के बावजूद वो फेल हो गया। तो यहाँ पे डिस्पाइट और नॉटविथस्टैंडिंग दोनों वर्ड्स का सेम मीनिंग है, बावजूद। तुम देख सकते हो कि दोनों केसेस में सेम सेंटेंस है, बस हमने डिस्पाइट की जगह यहाँ पे नॉटविथस्टैंडिंग यूज़ कर लिया, लेकिन सेंटेंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर दोनों वर्ड्स के लिए सेम है। अब यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। वो कैसे? इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड कॉमा ही फेल। अब इसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा तो क्या बनेगा? हालांकि उसने मेहनत करी पर वो फेल हो गया। तो यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ का थोड़ा सा मीनिंग चेंज चला जाएगा। यहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ हालांकि। तो इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और नॉटविथस्टैंडिंग से थोड़ा सा अलग है, इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड कॉमा ही फेल। अब तुम्हें यहाँ पे मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है? तुम्हें ध्यान रखना है कॉमा का। इस कॉमा को मिस मत करना, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तुम डिस्पाइट, नॉटविथस्टैंडिंग
या इन स्पाइट ऑफ से कोई भी सेंटेंस बनाओगे, उस सेंटेंस में कॉमा ज़रूर आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन तीनों वर्ड्स के साथ तुम्हें कोई भी फाइनाइट वर्ब यूज़ नहीं करना है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब सेकंड रूल क्या है कि दो और ऑल्दो के साथ तुम्हें हमेशा एक कॉमा का यूज़ करना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, तुम दो यूज़ करो या ऑल्दो यूज़ करो, तुम्हें इमीडिएटली यूज़ करना है कॉमा, उसके बाद बाकी का सेंटेंस आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, दो कॉमा ही वॉज टायर्ड कॉमा ही कंटिन्यूड वर्किंग। तो तुम देख सकते हो कि दो के इमीडिएटली बाद यहाँ पर कॉमा का यूज़ हुआ है। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि जिस भी सेंटेंस में तुम दो यूज़ कर रहे हो, तुम दो से सेंटेंस को बिगिन कर रहे हो इन पर्टिकुलर, तुम्हें उसके इमीडिएटली बाद यूज़ करना है कॉमा। अब देखो ऑल्दो को, ऑल्दो कॉमा शी इज़ यंग कॉमा शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। अगेन ऑल्दो के इमीडिएटली बाद हमने यूज़ करा है कॉमा को। अगर तुमने इस कॉमा को मिस कर दिया तो तुम्हारे सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए दो और ऑल्दो से जब भी तुम किसी सेंटेंस को बिगिन करोगे तो कॉमा को मिस मत करना। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी तुम किसी सेंटेंस में दो और ऑल्दो को यूज़ करोगे तो उस सेंटेंस में बट को यूज़ मत करना, बिकॉज दो और ऑल्दो का यहाँ पर मतलब ही बट है। फॉर एग्जाम्पल, तुम ये नहीं लिख सकते कि ऑल्दो शी इज़ यंग बट शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि तुमने सेंटेंस की बिगनिंग में ही यूज़ कर लिया है ऑल्दो का, जो यहाँ पर बट की जगह पे ही यूज़ किया गया है। इसलिए जब तुम सेंटेंस दो या ऑल्दो से बिगिन करोगे तो बट का यूज़ वहाँ पे मत करना, इस बात का ध्यान रखना। अब थर्ड रूल है यूज़ ऑफ नन बट। देखो नन बट फ्रेज का मतलब होता है ओनली, इसको हम यूज़ करते हैं इन द प्लेस ऑफ ओनली। नीचे एग्जाम्पल से तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है नन बट, उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, यानी कि ओनली ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। नन बट ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि ओनली ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, सिर्फ वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ओनली की जगह पे हमने यहाँ पे यूज़ किया है नन बट, और उसके बाद यहाँ पे एक प्रोनाउन हो गया ही, उसके बाद बाकी का सेंटेंस। तो याद रखना, किसी भी सेंटेंस को जब तुम्हें नन बट यूज़ करना है तो नन बट का मीनिंग है ओनली। नन बट के मीनिंग को याद रखना, फिर तुम सेंटेंस को करेक्ट बना पाओगे। फोर्थ रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सेंटेंसेस को तुम्हें बिगिन करना होता है इन द इवेंट, और उसके बाद दो पॉसिबल वर्ड्स तुम्हें यूज़ करने होते हैं, या तो दैट या ऑफ, यानी इन द इवेंट दैट या फिर इन द इवेंट ऑफ। सेंटेंस को तुम्हें बिगिन करना है इन द इवेंट से, लेकिन उसके बाद बाकी सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे तुम्हें दैट यूज़ करना है या ऑफ यूज़ करना है, और इस चीज़ में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और सेंटेंस में गलत वर्ड को यूज़ कर लेते हैं। तो ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सिंपल रूल क्या है कि इन द इवेंट, ये जो फ्रेज है, इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय दैट और ऑफ। ठीक है, यही दो वर्ड यूज़ होंगे इन द इवेंट के साथ, और कोई वर्ड यूज़ नहीं होगा। लेकिन इन दो वर्ड्स में से कौन सा एग्जैक्ट वर्ड यूज़ होगा वो डिपेंड करता है बाकी सेंटेंस पे। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर तुम इन द इवेंट दैट यूज़ करते हो तो उसके इमीडिएटली बाद बाकी का क्लॉज यानी बाकी का सेंटेंस आएगा। लेकिन अगर तुम इन द इवेंट ऑफ यूज़ करते हो तो ऑफ के इमीडिएटली बाद तुम्हें यूज़ करना है कोई नाउन। तो ये फ़र्क है, अगर इन द इवेंट दैट है तो उसके बाद कोई क्लॉज आएगा, लेकिन अगर इन द इवेंट ऑफ है तो उसके बाद कोई नाउन आएगा। तो इसी पर डिपेंड करता है कि तुम सेंटेंस में दैट यूज़ करोगे या ऑफ यूज़ करोगे। अब एग्जाम्पल से तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द इवेंट दैट ही फेल्स कॉमा ही विल ट्राई अगेन, यानी कि अगर ऐसा हुआ कि वो फेल हो गया तो वो वापस ट्राई करेगा। ये सेंटेंस का मीनिंग है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इन द इवेंट दैट के बाद हमने क्लॉज का यूज़ करा है ही फेल्स, और इसीलिए यहाँ पे हमने इन द इवेंट के बाद यूज़ करा दैट। अब सेकेंड सेंटेंस पढ़ो, इन द इवेंट ऑफ रेन कॉमा द मैच विल बी कैंसल्ड। अब यहाँ पे हमने एक नाउन का यूज़ करा है रेन, और इसी वजह से यहाँ पे हमने लिखा है इन द इवेंट ऑफ, बिकॉज नाउन के साथ हमें यूज़ करना है ऑफ, हम दैट यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मीनिंग इस सेंटेंस का भी सिमिलर ही है
कि अगर बारिश हुई तो मैच कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि इन द इवेंट के साथ तुम्हें किस सेंटेंस में दैट यूज़ करना है और किस सेंटेंस में ऑफ यूज़ करना है। और वो डिपेंड करेगा कि वर्ड के बाद क्लॉज आना है या फिर कोई नाउन आना है। अगर नाउन आना होगा तो तुम ऑफ यूज़ करोगे, और अगर कोई क्लॉज आ रहा होगा तो तुम दैट यूज़ करोगे। तुम्हें बस ये आइडेंटिफाई करना है, और इन द इवेंट वाले सेंटेंसेस में तुम कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। नेक्स्ट रूल है यूज़ ऑफ यू हैड बेटर। ये एक फ्रेज है यू हैड बेटर, और ये तुम्हें कई सेंटेंसेस में यूज़ करना पड़ता है। तो अब इसका रूल देखते हैं। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक जो काफ़ी बच्चे करते हैं कि इस फ्रेज में यू हैड बेटर, यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि हैड जो है वो पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, और इसीलिए वो क्या करते हैं कि यू हैड बेटर के बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये गलत है। यहाँ पे हैड का मतलब पास्ट टेंस नहीं है, इसीलिए उसके साथ में जो वर्ब आएगा वो हमेशा अपनी बेस फॉर्म में होगा। तुम्हें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ नहीं करनी है। स्ट्रक्चर होगा यू हैड बेटर प्लस बेस वर्ब। एग्जाम्पल से देखते हैं, तुम्हें एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखो, यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर। अब यहाँ पे हैड का मतलब पास्ट टेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे वर्ब यूज़ कर रहे हैं कंसल्ट। हम कंसल्टेड नहीं यूज़ कर रहे। हम ये नहीं लिख रहे यू हैड बेटर कंसल्टेड अ डॉक्टर। हम ये लिख रहे हैं यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर। हमने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करा है। यू हैड बेटर लीव अर्ली। हम ये नहीं लिख रहे यू हैड बेटर लेफ्ट अर्ली। अगेन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा लीव। हम लेफ्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली सेंटेंस का टेंस मत बदलना बिकॉज ऑफ हैड। यहाँ पे हैड पास्ट टेंस को इंडिकेट नहीं कर रहा, तो जो सेंटेंस का टेंस रहेगा वो बेस फॉर्म में ही रहेगा। मतलब सेंटेंस का वही है। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में तुम्हें किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए था, या फिर तुम्हें वहाँ से जल्दी आ जाना चाहिए था। तो एक सेंस में हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं कि ये इवेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन स्टिल हमने यहाँ पे हैड का यूज़ करा भी है, लेकिन हम वर्ब को बेस फॉर्म में यूज़ करेंगे। हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना हर एक सेंटेंस में जहाँ पे तुम्हें यूज़ करना है यू हैड बेटर। ये मिस्टेक काफ़ी बच्चे करते हैं, तो तुम इस मिस्टेक को मत करना। अब जो बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस जो तुम्हें ऑलमोस्ट हर साल को एक सेंटेंस इस रूल से आता ही आता है, वो है यूज़ ऑफ नीदर नॉर। ये तुम्हें पता ही होगा कि नीदर नॉर में वाले सेंटेंसेस में दो सब्जेक्ट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट नहीं होता, दो सब्जेक्ट्स होते हैं। ये चीज़ सबको पता होगी, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि सबको एग्जैक्ट रूल नहीं पता होता कि उन्हें सेंटेंस को स्ट्रक्चर कैसे करना है। तो रूल समझ लो कि जब सेकंड सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट जब आई होगा, तो जो वर्ब होगा वो अग्री करेगा आई के साथ। ये सिंपल रूल ये है कि सेकंड सब्जेक्ट जो भी होगा वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट से अग्री करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट से नहीं करेगा, और तुम्हें सेकंड सब्जेक्ट आए ही मिलेगा। मतलब जिस भी सेंटेंस में आए होगा वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट ही होगा, तो जो वर्ब होगा वो सेकंड सब्जेक्ट से एग्री करेगा। यहाँ पे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नीदर के साथ पहला सब्जेक्ट, नॉर के साथ सेकंड सब्जेक्ट। ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा इन सेंटेंसेस का। फॉर एग्जाम्पल, नीदर ही नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। तो तुम देख सकते हो हमने जो वर्ब यूज़ करा है एम, वो अग्री कर रहा है सेकंड सब्जेक्ट से, आई से। हमने ये नहीं लिखा नीदर ही नॉर आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। हमने लिखा है नीदर ही नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। हमने आई एम यूज़ करा है, हमने ही इज़ यूज़ नहीं करा। तो जो वर्ब होगा वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट से एग्री करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट से नहीं। तो नीदर ही नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, और आई हमेशा सेकंड सब्जेक्ट होगा, नॉर के साथ आएगा। सेकंड सेंटेंस देखो, नीदर द टीचर नॉर आई वॉज इन्फॉर्म्ड। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन सेंटेंसेस में तुम ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि डिड। जैसे कि तुम ये नहीं लिख सकते नीदर डिड ही नॉर डिड आई। तुम सिंपल लिखोगे नीदर ही नॉर आई, तुम डिड का यूज़ नहीं करोगे। तो तुम्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स का यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। नेक्स्ट रूल है यूज़ ऑफ बिसाइड्स।
अब यहाँ पे मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि बिसाइड्स का जो मतलब होता है वो ऑलरेडी होता है इन एडिशन टू। तो बिसाइड्स के साथ तुम्हें ऑल्सो या ऑलवेज का यूज़ नहीं करना होता, और यही गलती बच्चे कर देते हैं कि वो बिसाइड्स के साथ सेंटेंस में या तो ऑल्सो या ऑलवेज का यूज़ कर देते हैं, जिस वजह से सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ये बात याद रखना कि बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। इस वजह से बिसाइड्स के साथ तुम्हें ऑल्सो या ऑलवेज यूज़ नहीं करना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है बिसाइड्स प्लस नाउन या फिर एक आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब। ठीक है, तो ये है एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो, बिसाइड्स बीइंग अ सिंगर कॉमा ही इज अ डांसर, ये सेंटेंस सही है। तुम ये नहीं लिख सकते बिसाइड्स बीइंग अ सिंगर कॉमा ही इज ऑल्सो अ डांसर, बिकॉज यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब ऑलरेडी ऑल्सो है या फिर इन एडिशन टू है। देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या बनता है। पहले सेंटेंस का सिंगर होने के साथ साथ वो एक डांसर भी है, यानी कि इन एडिशन टू बीइंग अ सिंगर ही इज अ डांसर। तो बिसाइड्स का मतलब ऑलरेडी यहाँ पे इन एडिशन टू है। अब अगर तुम बोलो बिसाइड्स बीइंग अ सिंगर, यानी कि इन एडिशन टू बीइंग अ सिंगर ही इज ऑल्सो अ डांसर, तो यहाँ पे ऑल्सो की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बिसाइड्स का मतलब ऑलरेडी इन एडिशन टू है। इसलिए जब भी तुम बिसाइड्स यूज़ करोगे तुम ऑल्सो या ऑलवेज सेंटेंस में यूज़ नहीं करोगे, बिकॉज बिसाइड्स का मतलब ऑलरेडी इन एडिशन टू है। तो इस रूल का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट रूल है यूज़ ऑफ ओइंग। अब ये काफ़ी सिंपल है। ओइंग को तुम्हें हमेशा यूज़ करना है टू के साथ। इसका स्ट्रक्चर बनेगा ओइंग टू प्लस कोई नाउन। बहुत सिंपल है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओइंग टू हिज इंजरी कॉमा ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। और एक और एग्जांपल, ओइंग टू हेवी रेन कॉमा द रोड्स वर फ्लडेड। तो ओइंग को तुम्हें हमेशा यूज़ करना है टू के साथ। तो ये काफ़ी सिंपल रूल है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ ऑफ लिटिल डिड आई नो। पहले समझो कि इस फ्रेज़ का मतलब क्या है। इस फ्रेज़ का मतलब ये है कि तुम्हारे पास पास्ट में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी एक प्रेजेंट या फ्यूचर रिजल्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए। पास्ट में तुम्हारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, सफिशिएंट नॉलेज नहीं थी किसी प्रेजेंट के रिजल्ट को या किसी फ्यूचर आउटकम को प्रिडिक्ट करने के लिए। ये है इस फ्रेज़ का मतलब लिटिल डिड आई नो। लेकिन इसके स्ट्रक्चर में बहुत एक स्पेशल चीज़ है कि लिटिल डिड आई नो सेंटेंसेस में हम देखते हैं इन्वर्जन। इसका स्ट्रक्चर है लिटिल डिड प्लस एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब। सब्जेक्ट बेसिकली है आई और उसके साथ वर्ब हो गया नो, तो लिटिल डिड आई नो। सब्जेक्ट आई की जगह कोई और भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ही शी, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। ओवरऑल लिटिल डिड आई नो फ्रेज का मतलब ये था कि पास्ट में तुम्हारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी किसी प्रेजेंट के रिजल्ट या किसी फ्यूचर रिजल्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल से समझो, लिटिल डिड आई नो दैट बाहुबली वुड बी सच अ बिग हिट, यानी कि पास्ट में मैंने नहीं सोचा था कि ये मूवी इतनी हिट होगी। पास्ट में मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि प्रेजेंट में ये मूवी एक हिट मूवी होगी। लिटिल डिड शी नो दैट हर डिसीजन वुड चेंज हर लाइफ, यानी कि पास्ट में उसने ऐसा नहीं सोचा था कि इस डिसीजन से प्रेजेंट में उसकी लाइफ चेंज हो चुकी होगी। या तुम कह सकते हो कि पास्ट में उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि इस डिसीजन से उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये मतलब है इस एक्सप्रेशन का या इस फ्रेज का लिटिल डिड आई नो। यहाँ पे इन्वर्जन क्या है, लिटिल के बाद नॉर्मल सेंटेंस कैसे होता है कि आई डिड नो या आई डिड या आई नो, लेकिन यहाँ पर हम लिख रहे हैं डिड आई नो, यानी कि डिड सब्जेक्ट से पहले आ गया। नॉर्मली डिड सब्जेक्ट के बाद आता है, तो यही इस एक्सप्रेशन में या इस फ्रेज में इन्वर्जन है, लिटिल डिड आई नो। अब इस वीडियो के लिए फाइनल रूल हम डिस्कस करेंगे, यूज ऑफ लेस्ट। देखो लेस्ट वर्ड जो होता है वो एक्सप्रेस करता है फियर को, डर को या प्रिवेंशन को।
एग्जाम्पल से तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये चीज़ समझ लो कि लेस्ट के बाद तुम्हें हमेशा यूज़ करना है शुड, और लेस से पहले तुम्हें कोई कॉमा यूज़ नहीं करना है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब। अब एग्जाम्पल देखते हैं। पुट द ज्वेलरी इनसाइड लेस्ट इट शुड गेट स्टोलन। यानी कि ज्वेलरी को अंदर रख दो, नहीं तो वो चोरी हो सकती है। तो यहाँ पर लेस्ट वर्ड जो है वो एक डर को जता रहा है कि ज्वेलरी चोरी हो सकती है, और एक प्रिवेंशन मेथड दे रहा है कि उस ज्वेलरी को अंदर रख दो। तो अगेन लेस्ट वर्ड यहाँ पे फियर और प्रिवेंशन इन दोनों सेंसेस को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमने यूज़ करा है लेस्ट एंड उसके बाद शुड, लेस्ट इट शुड गेट स्टोलन। तो लेस्ट के साथ तुम हमेशा यूज़ करोगे शुड को। उसके बाद ही स्पोक सॉफ्टली लेस्ट ही शुड वेक द बेबी। यहाँ पे अगेन तुम देख सकते हो हमने लेस्ट यूज़ करा है, उसके साथ हमने एक सब्जेक्ट यूज़ करा है ही, फिर हमने शुड यूज़ करा है एंड फिर हमने एक वर्ब यूज़ करा है वेक। तो ये है एंटायर स्ट्रक्चर। अब दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखने हैं कि लेस्ट के बाद तुम्हें हमेशा शुड यूज़ करना है, शुड यूज़ करना मत भूलना, और लेस्ट से पहले तुम्हें कोई कॉमा यूज़ नहीं करना है। तो इस पॉइंट को भी मत भूलना। इससे पहले कभी भी कोई कॉमा नहीं आएगा, एंड लेस्ट के बाद हमेशा तुम्हें यूज़ करना है शुड। इन दो पॉइंट्स को मत भूलना, और लेस्ट वाला कोई भी सेंटेंस तुम्हारा गलत नहीं होगा। तो ये थे ICSE क्लास 9th एंड 10th इंग्लिश लैंग्वेज रेफरेंस बुक का एक छोटा सा पार्ट, पहले 10 ग्रामर रूल्स जो ट्रांसफॉर्मेशनल सेंटेंसेस में डेफिनेटली तुम्हारे काफ़ी काम आएंगे। इसके अलावा भी इस बुक में काफ़ी सारे ग्रामर रूल्स गिवन है। ऑलमोस्ट हर ग्रामर रूल है जो ICSE एग्जाम में तुम्हें मिलेगा। इस चीज़ के साथ साथ इस बुक में ऐसा बहुत कंटेंट है जिसका यूज़ करके तुम अपनी राइटिंग स्किल्स को बूस्ट कर सकते हो, अपनी ग्रामर को बूस्ट कर सकते हो, एंड अल्टीमेटली इंग्लिश लैंग्वेज में 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसलिए मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि इस बुक को भी कंसिडर करो। इस बुक के सैम्पल पेजेस, डिस्क्रिप्शन और बाकी डिटेल्स तुम हमारे बुक स्टोर पे देख सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो एक बार चेकआउट ज़रूर करना, एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि इस वीडियो से तुम्हें कितनी हेल्प मिली। आई होप इससे तुम्हारी ग्रामर डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। और जो रूल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, उन रूल्स में तुम कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इस वीडियो से तुम्हें कितनी हेल्प मिली। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से तुम्हें हेल्प मिली होगी। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस तुम्हें इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।